एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीनीशियस मॉलिक्यूल्स which basically act as biological catalyst। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब, कैटलिस्ट तो जानते हो, और द मॉलिक्यूल्स व्हिच हेल्प इन द टू एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम में ये काम कौन करता है? एंजाइम्स। अब समझो एंजाइम्स का इंपॉर्टेंस समझो। पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कौन करा रहा है? और एंजाइम्स इसके बने हुए होते हैं प्रोटीन के। इसलिए हमने क्या लिखा है? प्रोटीनीशियस। बहुत कुछ थोड़े ही एक्सेप्शन मिलते हैं इस बात के, और उन एक्सेप्शन में कौन मिलते हैं? अपन ने बात की अभी आरएनए की बारे में बात की ना। आरएनए एज एन कैटलिस्ट वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम्स। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स। उस चीज को छोड़ दें तो लगभग सारे सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स। लेकिन सारे प्रोटीन्स तो एंजाइम नहीं है, बहुत से प्रोटीन दूसरे तरह के प्रोटीन होते हैं। तो इसीलिए एक कहावत आती है एंजाइम के बारे में, या एक स्टेटमेंट बहुत फेमस आता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। आर नॉट enzymes. All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. Clear है? तो अभी मैं बात कर रहा था इनके इंपॉर्टेंस के बारे में। ये कैटालाइसिस करते हैं। कैटालाइसिस मतलब बदलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करते हैं, बढ़ा देते हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करते हैं, बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उसमें पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन का जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैरी करवा देंगे, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम का जो इंपॉर्टेंस है और जो इम्पैक्ट है कितना हाई होता है, इससे समझिए। जैसे डाइजेशन हो रहा है, आप खाना खाते हैं, कितनी देर में पचता है खाना आपको? 4 5 6 7 घंटे। समझ में आ रही बात? 8 घंटे के अंदर में खाना वाना पच जाता है आपको। अभी आप खाइए, सुबह नाश्ता करते हैं हम लोग 8 साढ़े 8 बजे, 1:30 2 बजे फिर भूख लग जाती है। 1:30 2 बजे खाते हैं, फिर शाम को 6 बजे 7 बजे कुछ फिर चाय बिस्किट कुछ चाहिए अपने को, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर 9 बजे फिर चाहिए हमको खाना, फिर रात में दूध भी चाहिए या कुछ और खाते हैं, फिर सुबह सो के उठते हैं, फिर भूख लगी रहती है। हर 6 वो तो रात में सोए रहते हैं लगातार। तो डाइजेशन की बात चल रही है, खाना खाया, डाइजेशन कितने आवर्स में होता है? मान के चलते हैं 6 to 8 आवर्स, बहुत ज्यादा हमने कंसीडर किया। ये होता है विथ एंजाइम्स। क्या होता है बेटा? विथ एंजाइम्स। हमने पढ़ा ही हुआ है डाइजेशन। अभी मान लो फिजियोलॉजी से तो अब हटा दिया नया सिलेबस से, पर 10 तक डाइजेशन पढ़ते ही हैं हम लोग। तो सब बहुत सारे चीज पढ़ा हुआ, सलाइवरी, अमाइलेज, टाइलिन जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है ना, पेप्सिनोजेन पेप्सिन जो प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट करता है, सब पढ़ा होगा। HCl निकलता है, एसिड बहुत हार्ड एसिड होता है, पीएच बहुत लो होता है, सारी चीजें पढ़ी होगी। उसके लिए म्यूकस कोटिंग होती है ताकि पीएच से बचा जा सके, नहीं तो हमारी बॉडी में ही परफोरेशन, छेद हो जाएंगे। इतने ही कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। सो मोर ओवर उसके लिए बचाने के लिए क्या होता है हमारे पास में? म्यूकस की कोटिंग। ये विथ एंजाइम। ये टाइमिंग क्या है? बट जो अब मैं बात लिखने जा रहा हूं ये बहुत शॉकिंग है। विदाउट एंजाइम्स ये जो टाइमिंग है ना, दिस गोज टू अप्रोक्स 50 ईयर्स। कितना चले जाएगा? विदाउट एंजाइम। विथ एंजाइम डाइजेशन कितनी देर में हो रहा है? 6 से 8 घंटे। कायदे से देखा तो 4 से 6 घंटे में हो जाता है, बट हमने अपर लिमिट ले ली 6 से 8 घंटे। बट विदाउट एंजाइम कितने सालों में होगा? वही खाना एक बार खाया आपने, कितने दिनों में हो जाएगा? 50 साल लगेंगे। अगर एंजाइम ना हो तो क्या नुकसान है? आपको एनर्जी चाहिए ना, दिन रात भाग दौड़ करना है, तो क्या चाहिए आपको? जो खाना खाते हो ना, उसको पचा के सिर्फ निकालना नहीं होता, उससे एनर्जी विड्रॉ होती है। क्या होती है? एनर्जी विड्रॉ होती है। तो जो एनर्जी चाहिए आपको, वो एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही?
तो जो जिंदगी भर आप इतने बड़े से पैदा हुए थे, इतने बड़े हो गए हो, और बड़े हो जाओगे। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी डाइजेशन। इसीलिए एंजाइम का रोल समझ रहे हो आप? तो आप समझो इनका इम्पैक्ट कितना हाई है कि जो चीज 6 से 8 घंटे में ये काम करवा दे रहे थे एंजाइम, वो चीज अगर एंजाइम ना हो तो कितने साल लग जाए? लगभग 50 साल। एक अप्रोक्सीमेट डाटा दिया गया है, ये एक अप्रोक्सीमेट डाटा दिया गया है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। मतलब सारे के सारे एंजाइम प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें प्रोटीन एंजाइम के बारे में, तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एंजाइम के अंदर में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? एंजाइम्स में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है प्रोटीनिशियस पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। एक पार्ट क्या होता है? प्रोटीन पार्ट, और दूसरा क्या होता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। इसको बोलते हैं हम लोग एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको? एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम क्या है? क्या है दूसरा नाम? एपो एंजाइम। क्या? और नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम होता है कोफैक्टर। क्या नाम होता है? याद कैसे रखना है? ए से अच्छा, मतलब जो अच्छा पार्ट क्या है? जो प्रोटीन, एंजाइम किससे बने हैं? प्रोटीन से। तो चलो जो प्रोटीन प्रोटीन वाला है वो अच्छा है, तो एपो एंजाइम क्या हो गया? एपो एंजाइम। दूसरा वाला क्या बच जाएगा? कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो कंफ्यूजन नहीं हो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सिली सिली सी चीजें होती है। छोटी सी ट्रिक अगर आप ध्यान में रखते हो तो चीजें याद रह जाती हैं। बाकी कई बार दिमाग में सेट हो जाता तो कोई दिक्कत रहती नहीं। ओके, तो ये हो गया। अब अगर हम लोग कोफैक्टर्स की बात करें, किसकी बात करें? कोफैक्टर की। तो इसमें आते हैं दो तीन चीजें। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम, और एक होता है मेटल आयंस। क्या होता है? अगर हम लोग कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टू टॉक अबाउट कोफैक्टर, हमको कोफैक्टर की बात करनी है। कोफैक्टर की अगर हम लोगों को बात करनी है तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम। क्या होता है बेटा? और तीसरा होते हैं मेटल आयंस। क्या होते हैं? मेटेलिक आयंस। ये तीन चीजें, कोफैक्टर तीन तरह के होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है?